हेलो एंड वेलकम टू द क्लास बंक। ये हमारा यूनिट 8 है विच इज़ नेम्ड एज आईसीटी। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले दे दूं कि हमारे एडमिट कार्ड्स जनरेट हो गए हैं, तो गो एंड डाउनलोड इट। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्विक रिवीजन करते हैं आईसीटी का। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ आईसीटी। देखो आईसीटी क्या है ना, कि हम जो डिजिटल टूल्स होते हैं ना, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, ठीक है, उन टेक्नोलॉजीज़ का हम यूज़ करके क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोर करेंगे या उसको प्रोसेस करेंगे, या फिर हम उससे क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। बस यही है, सिंपल सा कि आईसीटी यही होता है। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि आईसीटी इज रिफर टू एज अ यूज़ ऑफ अ डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है, लाइक कंप्यूटर्स, इंटरनेट या फिर मोबाइल फ़ोन्स, सॉफ्टवेयर्स, जिससे हम क्या करते हैं, स्टोर, प्रोसेस एंड कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन। तो क्लियर हुआ आपको आईसीटी। देखो यहाँ पे भी ये लिखा, आईसीटी रिफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ द कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सिस्टम यूज फॉर हैंडलिंग इन्फॉर्मेशन। अब जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं, वो हैं सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स, नेटवर्क, डिजिटल सर्विसेज एट्सेट्रा। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसका हम कलेक्शन, स्टोर, प्रोसेस, ट्रांसमिशन, डेसिमेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। डेसिमिनेशन मतलब होता है कि किसी चीज़ को वाइडली स्प्रेड करना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को। क्लियर, तो क्लियर, इतना समझ में आया है आपको आईसीटी का मतलब। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी स्कोप की। अगर आईसीटी समझ में आ गया तो इसका स्कोप भी आप समझ सकते हो इजीली, कि उसको ऐसे देख सकते हो कि इसका स्कोप हो गया कि हम एजुकेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम इसमें कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, वो तो हम करते ही हैं, तो इसमें भी ज़रूरी हो गया, इसका स्कोप हो गया। जैसे कि ईमेल्स, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया। बिजनेस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, राइट। फिर हम किस में कर सकते हैं, गवर्नेंस में कर सकते हैं, राइट। ठीक है, जैसे ई गवर्नेंस हो गया, पब्लिक सर्विसेज हो गई, उसमें यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में कर सकते हैं, इकोनॉमी, मतलब वेरियस सेक्टर्स हैं यार जिसमें आप यूज़ कर सकते हो आईसीटी का। यही इसका क्या है, स्कोप है। अगर आपको आईसीटी समझ में आ गया कि आईसीटी क्या है, कि एक सिंपल हम क्या करते हैं कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का है उसका यूज़ करके, ठीक है, क्या करते हैं, अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करेंगे, प्रोसेस करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आईसीटी जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो हम उसका यूज़ भी तो बहुत जगह कर सकते हैं, तो कहाँ कर सकते हैं, वही उसका स्कोप हो जाता है। वो क्या है, स्कोप, स्कोप हो गया आपका कि जैसे आप ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स, इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट कम्युनिकेशन, ये उसके क्या हैं, ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके थ्रू यूज़ करते हो आप। ठीक है, थ्रू। और स्कोप मैं बोलूँ तो स्कोप क्या हो गया, कि जैसे कि आप मानो कि हम एजुकेशन में यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हेल्थ सेक्टर में यूज़ कर रहे हैं, गवर्नेंस में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन हो गया हमारा, बिजनेसेस में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उसका स्कोप होगा कि यहाँ यहाँ आप जाके उन चीज़ों का क्या कर सकते हो, यूटिलाइजेशन कर सकते हो। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ किस लिए रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बेसिकली एजुकेशन के लिए, है ना, एजुकेशन की तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसी के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर के लिए हम जानेंगे कि उसमें क्या क्या सर्टेन चैलेंजेस हैं, और उसमें हम आईसीटी का क्या यूज़ और कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें एजुकेशन सेक्टर का क्या है चैलेंजेस पता होंगे, तो हम उसे इफेक्टिवली आईसीटी का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल सही बात है, ये तो लॉजिकल चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं हम कि कुछ चैलेंजेस, किस चीज़ के चैलेंजेस, एजुकेशन सेक्टर के। तो देखो इसमें दिए हुए हैं मेजरली 3 चैलेंजेस, कौन कौन से, पॉपुलेशन ग्रोथ, नॉलेज एक्सप्लोजन एंड रिसोर्स कंस्ट्रेन। तो जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, तो पॉपुलेशन ग्रोथ में मैं आपको बोलूं कि भाई पॉपुलेशन एकदम से रैपिडली बढ़ रही है। ठीक है, रैपिडली बढ़ रही है तो क्या होगा, जो हमारे पास टीचर्स होंगे उनकी कमी होगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी भाई। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की कमी होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन की कमी आएगी, बिल्कुल कमी आएगी, बिकॉज ट्रेंड हमेशा क्या होता है, अपवर्ड ग्रोइंग हो रहा है ना। तो उससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी इनहेंस हो रही है, तो हमें अपनी स्किल्स और टीचिंग स्किल्स भी इंप्रूव करनी पड़ेंगी। मतलब हम जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उससे हमें किस में जाना पड़ेगा, जो हमारा कॉन्टेम्प्रेरी एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उनका भी यूज़ करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे एक तो चैलेंज ये आ गया। दूसरा नॉलेज एक्सप्लोजन। नॉलेज एक्सप्लोजन कैसे, कि भाई हमारा जो वो क्यूरिकुलम है, ठीक है, हमारा जो टाइमिंग है, हमारा जो कन्वेंशनल टीचिंग मेथड है, हमारा जो टाइमिंग है किसका, जो लेक्चरशिप का हो गया या फिर हमारे कोर्स ड्यूरेशंस हो गए, वो काफ़ी इन्हेंस्ड हो गए हैं। ठीक है, नॉलेज क्या है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है मार्केट में। ठीक है, वो कंपाइल्ड नहीं है, ठीक है, एक जगह पे वो सेग्रीगेटेड है। ठीक है, इफेक्टिव नॉलेज का पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सर्टेन जो है, साइंटिफिक मेथडोलॉजीज़ का, टेक्नोलॉजीज़ का एडवांसमेंट नहीं है। ठीक है, टीचर्स उतनी इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन लार्ज लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये भी तो सर्टेन चैलेंजेस हैं। फिर है रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट। रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट में मतलब आपको शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, रूरल रिमोट एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो ये सारी क्या हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं जो एजुकेशन सिस्टम में मिलते हैं। इसके साथ ही साथ और भी जो मेजर चैलेंजेस हैं वो, जैसे कि आपको मिलेगा कि लिमिटेड क्या है, लिमिटेड एक्सेस है,
किसका, एजुकेशन का, है ना। दूसरा मैं आपको बोलूँ टीचर्स की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। फिर आपको मतलब टीचिंग मेथड्स का मैंने आपको डिस्कस ही करा। डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल डिवाइड आप समझते हैं ना कि जो लैक ऑफ डिजिटल सर्विसेज हैं, ठीक है, जैसे कि वो रूरल एरिया में बहुत कम मिलेगी लेकिन अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो ये भी चीज़ मिलेगी। फिर आपको लैंग्वेज और रीजनल डाइवर्सिटी मिलेगी, तो उसकी वजह से क्या है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सब जगह नहीं पहुंच पा रही। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो एजुकेशन सिस्टम में हमने कई सारे चीज़ें कई बार देखने को मिलती हैं, ठीक है। और मेन सबसे बड़ी चीज़ की रोट लर्निंग जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, तो ये सारे चैलेंजेस हैं। अब इसमें जब हमने इतने सारे चैलेंजेस देखे तो हमें ये समझना चाहिए कि इसमें हम आईसीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम एक एक करके कैसे यूज़ करेंगे, हम खुद ही यूज़ कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे। हमने कहा कि भाई जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हम लार्ज लोग तक नहीं पहुंच पा रहे, तो क्या करेंगे, हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। किसको, अपनी एक्सेस को बढ़ा देंगे। बढ़ा दिया, अब बढ़ाएंगे कैसे, तो बढ़ाएंगे ऐसे कि हमने ऑनलाइन क्लासेस दे देंगे, जैसे मैं भी आपको दे रहा हूँ। ये भी तो आईसीटी का पार्ट है ना। हम क्या करेंगे, कुछ मूक्स कर देंगे। मूक्स क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताना इसका फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन है आपके लिए क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया इसका फुल फॉर्म। हिंट भी दे देता हूँ, बीच में ओपन आता है, ठीक है। फिर अब ये मूक्स हैं। फिर मैं बोलूँ स्वयं, जैसे गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई, इसके बारे में भी आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। स्वयं क्या है, स्वयं एक ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है। फिर दिशा गवर्नमेंट लेके आई, हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में भी पढ़ेंगे इन सबको। फिर दिशा जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, तो ऐसे इनिशिएटिव्स लेके आके गवर्नमेंट क्या कर रही है, एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल बना रही है। क्लियर, तो आईसीटी के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। फिर टीचर क्वालिटी, इसको भी इंप्रूव कर रहे हैं, जैसे डिजिटल कंटेंट, स्मार्ट क्लासरूम्स को वर्चुअल लैब्स बना रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट इंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट इंगेजमेंट बढ़ाएंगे आईसीटी से, कैसे बढ़ाएंगे, मल्टीमीडिया के थ्रू, ठीक है, सिमुलेशंस के थ्रू, इंटरेक्टिव लर्निंग्स के थ्रू, ठीक है। इससे स्टूडेंट की इंगेजमेंट बढ़ेगी। फिर टीचर्स का सपोर्ट, जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग, वेबिनार्स, डिजिटल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें। पर्सनलाइज्ड लर्निंग का मतलब होता है कि भाई जैसे जिस हिसाब से भी आपको पढ़ना है आप उस तरीके से पढ़िए, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में भी जैसे डिजिटल अटेंडेंस ले लेंगे, एग्जाम्स उन्हें, एकेडमिक मैनेजमेंट होना है, तो ये सारी चीज़ें में हम क्या कर सकते हैं, आईसीटी का यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं कि ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आईसीटी का आपने रोल देख लिया। देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे भी सेम ही चीज़ लिखी है, ओवरकम द चैलेंज। और दीज चैलेंज कौन से चैलेंजेस, जो एजुकेशन सेक्टर में, जैसे कि प्रोमोटिंग इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, सोशल ग्रोथ, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ये भी हम इंप्रूव करेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। नॉलेज बेस्ड सोसाइटी से ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनने की हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ताकि ट्रांसफॉर्म करेंगे इस चीज़ में। कैसे करेंगे, थ्रू आईसीटी, ठीक है। तो इसका इस तरीके से रोल का एम्फेसाइज होगा कि हम अपने एजुकेशन सेक्टर में क्या कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट, रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं थ्रू आईसीटी, ठीक है। फिर आता है डेफिनेशन टूल्स ऑफ आईसीटी। अब जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने, ये क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या करा, इसने डेफिनेशन दी। किस चीज़ की डेफिनेशन दी, आईसीटी की। तो आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें वो कहते हैं कि दीज आईसीटीज आर इंफॉर्मेशन हैंडलिंग टूल्स, ठीक है। कौन से हैं, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग टूल्स है। देखो जो इसमें मैं मार्क कर रहा हूँ ना, वो कीवर्ड्स हैं आपके, वो आपको याद रहेंगे तो आपको डेफिनेशन भी याद रहेगी। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग टूल्स हैं जिसमें इंक्लूड करता है रेंज ऑफ गुड्स, एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज यूज टू प्रोड्यूस, क्या क्या प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोड्यूस, स्टोर, प्रोसेस, कंट्रीब्यूट एंड एक्सचेंज, किस चीज़ का भाई, इंफॉर्मेशन का, ठीक है। तो आईसीटी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आईसीटी है वो क्या है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग टूल है, जिसमें इंक्लूड होती है वाइड रेंज ऑफ गुड्स, एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज। एप्लीकेशंस यहाँ पे हो गई, ऐप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सर्विसेज कौन सी हो गई, सर्विसेज जैसे कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज, टैक्स सर्विसेज, ठीक है। गुड्स कौन से हो गए, हार्डवेयर्स, ठीक है। अब वो उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूट एंड एक्सचेंज, क्या, इन्फॉर्मेशन को ही तो करोगे ये सारी चीज़ें भाई साहब, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ आईसीटी टूल्स, ठीक है। अब इन्होंने इसमें सेग्रीगेट करा आईसीटी टूल्स को कैसे, ओल्ड एंड न्यू में। तो ओल्ड में कौन से थे, जो हमारे रेडियोज़ हो गए, टेलीविज़न हो गया, टेलीफोन्स हो गए, तो ये ओल्ड टेक्नोलॉजीज आती हैं, है ना। बट न्यू में क्या हो रहा है, न्यू में तो भाई एकदम जैसे बहुत हाईटेक चीज़ें आ गई, जैसे कंप्यूटर्स, सैटेलाइट्स, ठीक है। फिर आपके आ गए मोबाइल डिवाइसेस, इंटरनेट, फिर वायरलेस टेक्नोलॉजीज़, तो ये सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई, ठीक है। और ये चीज़ कौन सी आ गई, ये वाली हो गई ओल्ड, ये हो गई न्यू। तो ओल्ड और न्यू क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब देखो ओल्ड क्या करता है, ओल्ड सपोर्ट करता है, ओल्ड में देखो हमेशा या तो वन वे कम्युनिकेशन होगा,
अभी तो हमने क्या बात करी, हमने टूल्स की बात करी ना, ठीक है, टूल्स की बात करी, टेक्नोलॉजी की बात करी। जैसे अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो इसमें वन वे कम्युनिकेशन होगा या ज़्यादा से ज़्यादा टू वे कम्युनिकेशन होगा। क्लियर? किसमें? ओल्ड सिस्टम में। बट न्यू सिस्टम में ऐसा नहीं है। न्यू सिस्टम में क्या है, आप मल्टी यूजर्स भी कर सकते हो, मल्टीपल इंटरेक्शंस भी कर सकते हो, वो आपका रियल टाइम में भी हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप उसमें कम्युनिकेट कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो टू एडवांस लेवल पे, ठीक है। फिर एडवांस एजुकेशनल एप्लीकेशंस ऐप का भी यूज़ कर सकते हो आप, एडवांस टेक। बट जो ओल्ड सिस्टम था उसमें वन और टू वे कम्युनिकेशन होता है, और इसमें क्या है, इट इज़ रिलेवेंट फॉर मास एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। ये सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए ही ठीक है। जैसे कि मैंने क्या करा कि मैंने रेडियो पे एक न्यूज़ चला दी, ठीक है, कि भाई जो है राष्ट्रपति पुतिन इंडिया आ रहे हैं, तो वो क्या मास लोगों तक पहुंच गया। या मैंने कोई कोर्स चला दिया, ठीक है, तो वो लोग, बहुत लोग सुन रहे हैं, बट वन वे कम्युनिकेशन है, उसमें से सुनेंगे, कोई इंटरेक्टिव सेशन नहीं हुआ, आपको इतने सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, मतलब लर्निंग आउटकम आप नहीं निकाल सकते हो इसमें। बट जो न्यू आईसीटी टूल्स हैं उसमें आप ये चीज़ें कर सकते हो। बोलो इतनी चीज़ क्लियर हुई? हो गई होगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नेटवर्क वर्ल्ड। अब नेटवर्क वर्ल्ड क्या होता है, तो ये क्या है, इंटीग्रेशन करता है ओल्ड एंड न्यू टेक आईसीटी टूल्स का, जिससे क्या है, करते हैं ये ग्लोबली लोग इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या करा इसमें, नेट, इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ, ओल्ड प्लस न्यू को क्या करते हैं ये लोग, ये क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। मतलब इससे क्या होगा, लोग आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड होंगे एट द ग्लोबल लेवल, ठीक है, थ्रू किसके थ्रू, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के। Then this network worlds allow information to reach people across geographical boundaries, enabling global cooperation, online education, digital knowledge sharing। नेटवर्क वर्ल्ड में इससे फिर क्या एम्फेसाइज होगा, इससे क्या सीखने मिलेगा, इससे क्या समझ आएगा कि ये किस लिए होता है। ये इसलिए होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम ग्लोबली सब जगह पर पहुंचा सकें, साथ ही साथ अक्रॉस द बॉर्डर्स, ठीक है। उससे क्या होगा, हमें ग्लोबल कोलैबोरेशन कर सकते हैं, हम जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कोई लेक्चर हो रहा है तो वो आप इंडिया में भी ले सकते हो, ठीक है। इंडिया के आईआईएम में कोई लेक्चर्स चल रहे हैं तो वो फॉरेनर्स ले सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ नेटवर्क्ड वर्ल्ड, ठीक है। अब बात करते हैं आईसीटी एंड एजुकेशन रेशनल एंड मोड्स की। इसका मतलब हो गया कि आपका जो एक लॉजिकल रीज़न या जस्टिफिकेशन कि हम कोई चीज़ क्यों कर रहे हैं या फिर हम किस लिए कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि जो हमारा रेशनल बिहाइंड यूजिंग आईसीटी इन एजुकेशन क्यों है, क्या रीज़न है कि हम इसको आईसीटी का एजुकेशन में यूज़ कर रहे हैं, इसका रीज़न है टू इम्प्रूव एक्सेस एंड क्या, क्वालिटी, ठीक है। यही तो इम्प्रूव कर रहे हो, मेजर ऑब्जेक्टिव तो लार्जर गोल पे यही है आपका। अभी किसने दिया था, क्रॉस एंड एडम ने दिया था, ठीक है। इतना याद रखना आप इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था, क्रॉस एंड एडम ने, जिन्होंने रेशनल फॉर यूजिंग आईसीटी दिए थे, ठीक है। अब वो क्यों दिए थे वो हम देखते हैं, और क्या दिए थे वो भी हम देखते हैं। दोनों, इसको आप कैसे याद रखोगे, क्या दिए थे इन्होंने, 4 दिए थे, 4 दिए थे, तो इसको आप याद रखोगे SVCP करके, ठीक है, SVCP करके। क्लियर? तो अब एक एक करके देखते हैं। तो सोशल रेशनल क्या हो गया, सोशल रेशनल हो गया कि एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, टेक्नोलॉजी प्ले अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न सोसाइटी, स्टूडेंट मस्ट लर्न टू यूज आईसीटी इफेक्टिव टू पार्टिसिपेट मीनिंगफुल इन सोशल कल्चर एंड सिविक लाइफ। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो सोसाइटी है ना, सोशल, ठीक है, सोशल रीजन उसका ये होगा कि भाई आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को सीखना ही पड़ेगा, बिकॉज टू पार्टिसिपेट इन द मीनिंगफुल सोशल कल्चरल एंड सिविक लाइफ। मतलब समाज में, ठीक है, कल्चर में ये चीज़ इतनी इनकलकेट हो गई है कि आपको सीखना ही पड़ेगा, बिना इसके आप कहीं पे भी सोसाइटी में एक एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करते हो तो यू विल बी इन द लास्ट पर्सन इन द क्यू, मतलब आप आखिरी आदमी होगे। क्यों? क्योंकि बाकी सब लोग तो सीख रहे हैं और आप नहीं सीख रहे हो, तो मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, सोसाइटल ज़रूरत है, इट्स अ सोसाइटल नीड। फिर आता है वोकेशनल रेशनल। वोकेशनल रेशनल का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको क्या है, बेसिक से एडवांस स्किल्स भी क्या है, एक्वायर करोगे आप, ठीक है। कॉन्टेम्प्रेरी ऑक्यूपेशंस रिक्वायर बेसिक टू एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, आईसीटी एजुकेशन enhance employability and prepare learners for their digital workforce। तो क्या होता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग आपको मिलेगी, इसमें आप बेसिक से एडवांस सीखोगे, और इसमें क्या होगा, आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, किस आधार पे, कि आपकी स्किल्स के आधार पे, कि आपको भाई आईसीटी की क्या है, नॉलेज है। अगर आपको बेसिक, फॉर एग्जांपल अब लेते हैं सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो अगर आपको पता है चीज़ें तो आपकी कहीं ना कहीं तो जॉब लग जाएगी ना। अगर मैं एसईओ की बात करूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ वेबसाइट जहाँ पे आप कीवर्ड्स के थ्रू रैंक करते हो अपनी वेबसाइट को, तो ये क्या है, तो ये भी एक स्किल है ना,
किस चीज़ की, आईसीटी की। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जब आप सीखोगे तो आपकी क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो अ नीड ऑफ द आर। फिर कैटलिक रेशनल, कैटलिक रेशनल में क्या होता है कि कैटलिस्ट फॉर इंप्रूविंग टीचिंग इफेक्टिवनेस by supporting innovative इंस्ट्रक्शनल मेथड, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन एंड लर्नर एंगेजमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मैं आपको, अगर मेरे को बहुत अच्छा आईसीटी आता हो तो फिर मैं पीपीटी भी जनरेट कर दूँ आपके लिए, कुछ विजुअल्स फॉर्म भी लेके आऊँ, कुछ एआई का यूज़ कर लूँ। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, इट वर्क एज अ टीचिंग इफेक्टिवनेस, मतलब टीचिंग की मेरी और ज़्यादा इंप्रूव कर देगी। ऑल दो देयर आई डू नॉट हैव अ टाइम टू क्रिएट दैट, बट आई कैन क्रिएट, है ना। तो फिर जब तक आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी नहीं, ठीक है, इसका यूटिलाइजेशन करना नहीं आएगा, तब तक टीचिंग इफेक्टिवनेस नहीं बढ़ेगी। तो आपको ये चीज़ें भी सुधारनी पड़ेंगी, इसलिए आईसीटी की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो वे ऑफ टीचिंग है, मेथोडोलॉजी है, वो चेंज होगी, विजुअलाइजेशन होगा, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन आप बनाओगे तो इफेक्टिव एक इंप्रेशन क्रिएट होगा बच्चे पे, वो ज़्यादा रिलेट कर पाएगा। ठीक है, फिर उससे क्या होगा, जो लर्नर इंगेजमेंट है वो भी बढ़ेगा। क्लियर। फिर पेडागोगिकल रेशनल, तो पेडागोगिकल मतलब पेडागोगी से बना है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कैसे आप, हाउ टीचिंग एंड लर्निंग आर डन, कैसे पढ़ाया और सीखा जाता है। ठीक है, तो आईसीटी इसमें हेल्प करता है। आईसीटी कैसे हेल्प करता है कि भाई लर्निंग फ्लेक्सिबल हो, इफ़िशियंट हो, ठीक है, इफेक्टिव हो और लर्नर सेंटेड हो। ठीक है, मतलब लर्नर के अनुरूप हो। फिर सेल्फ पेस्ड हो, मतलब बहुत ज़्यादा ना तेज़ ना स्लो, जैसा जो लर्नर चाहता है वैसा ही पेस हो, उसी अकॉर्डिंग वो समझ सके, सीख सके। डाइवर्स लर्निंग स्टाइल, अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स हों। जैसे कि मैंने अभी आपको रैंडमली इसको ऐसे पढ़ाया, हो सकता है मैं आपको माइंड मैप के थ्रू भी पढ़ा देता। मैं लिखता ऐसे कि आईसीटी, फिर सोशल, सोशल, वोकेशनल, कैटलिक, फिर पेडागोगिकल। ठीक है, पेडागोगिकल रेशनल। अब सोशल रेशनल में आईसीटी कैसे हेल्प करता है भाई, ऐसे हेल्प करता है कि आपको जो है एक सोशल, कल्चरल, सिविक नीड है, मीनिंगफुल नीड है आईसीटी की, ताकि आप इफेक्टिवली आईसीटी का यूज़ कर सको, पार्टिसिपेट करो सोसाइटल, कल्चरल एंड सिविक लाइफ में, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, फेसबुक, मेटा आपको चलाना चाहिए, ये नीड है, नीड ऑफ द आर है। फिर वोकेशनल, अब वोकेशनल में कैसे भाई, वोकेशनल आपको ट्रेन करता है आईसीटी, आपको हेल्प करता है एडवांस टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, और उससे क्या होता है, आपको नौकरी भी मिलती है। कैटलिस्ट में क्या हो गया, कैटलिस्ट में हो गया कि आप टीचिंग इफेक्टिवनेस इंप्रूव कर सकते हो, जैसे प्रेजेंटेशन वगैरह बना के या डिफरेंट डिफरेंट मीडियम यूज़ करके। पेडागोगिकल में हो गया कि भाई लर्निंग सेंट्रिक हो गया, कि आप कितना अच्छा पढ़ा सकते हो, कितनी अच्छी सीख सकते हो ये सारी चीज़ें, और कितना इफेक्टिवली आप ये यूज़र फ्रेंडली, लर्नर सेंट्रिक अप्रोच अपना सकते हो। क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये एक डाइवर्स लर्निंग स्टाइल हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मोड ऑफ आईसीटी यूज इन एजुकेशन। अब मोड कौन कौन से हैं, एक हो गया आईसीटी एजुकेशन, फिर आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन। आईसीटी एजुकेशन में क्या हो गया, आईसीटी एजुकेशन में हो गया सिंपल सा कि आप स्किल, एक मैन पावर डेवलप कर रहे हो किसी भी आईटी इंडस्ट्री के लिए, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग एंड नेटवर्किंग, ये सारी स्किल्स इंक्लूड करके। आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन कौन सी हो गई, ऑल्सो नोन एज मल्टीमीडिया एजुकेशन, जिसमें दिस मोड यूज टू टूल एज अ रेडियो, टेलीविजन, ऑडियो विजुअल, सीडी, ऑनलाइन रिसोर्सेज टू सपोर्ट ट्रेडिशनल प्रिंटिंग मटेरियल्स। मतलब आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन वो हो गई जो आप, ट्रेडिशनल मेथड है जो आप प्रिंटेड या जो वन वे कम्युनिकेशन ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं उसको सपोर्ट करते हो। क्लियर। फिर आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन क्या हो गई, आईसीटी बिकम प्राइमरी मीडियम फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। तो इसमें क्या होता है, जो आईसीटी है वो प्राइमरी मीडियम बन जाता है, किस लिए, टीचिंग और लर्निंग के लिए, जैसे कि एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हो गए, ऐप्स हो गए, वर्चुअल क्लासरूम्स हो गए, डिजिटल कॉन्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों यूज़ करके क्या होता है, ये होता है आईसीटी इनेबल्ड क्लासरूम, मतलब इनेबल करा गया है किसको, आईसीटी को। ठीक है, इसमें आईसीटी को सपोर्ट करा गया है। कैसे सपोर्ट करोगे, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स होंगे जैसे रेडियोज हो गए, ठीक है, टेलीविजन, ऑडियो विजुअल, तो इसमें आप क्या करते हो, आईसीटी का यूज़ करके एजुकेशन को पढ़ाते हो। फिर आईसीटी की एजुकेशन आप लेते हो। तो ये 3 मोड्स में डिवाइडेड है। क्लियर। अब लेवल ऑफ लर्नर्स, लेवल ऑफ लर्नर्स कौन से होते हैं हमारे, फर्स्ट लेवल लर्नर, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल एंड फोर्थ लेवल। फर्स्ट लेवल वो हो गए जो हाई कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं, जो प्राइवेट में होते हैं, जो बड़े बड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। सेकंड लेवल लर्नर्स हो गए जो सिर्फ एकेडमिकली कैपेबल होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट पर डिपेंड होते हैं कि हम पढ़ लें। ठीक है, कैसे पढ़ लें, कैन नॉट, बट उसमें होता क्या है कि वो आईसीटी को अफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन वो किस पे डिपेंड होते हैं, वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड होते हैं कि हम भाई क्या करें, वहाँ से सीख लें। थर्ड लेवल लर्नर्स क्या होते हैं, वो अकेडमिकली एंड फाइनेंशियली डिसएडवांटेज होते हैं, मतलब उन्हें पढ़ाई भी नहीं इतनी अच्छी मिल पाती है और फाइनेंशियली भी गरीब रहते हैं। तो दे सीक एजुकेशन थ्रू लोअर क्वालिटी इंस्टीट्यूशन एंड अल्टरनेटिव आईसीटी प्लेटफॉर्म्स। तो वो क्या करते हैं, वो फ्री की क्लासेस देखते हैं। ठीक है, फ्री की क्लासेस नहीं देखेंगे तो फ्री का टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं से उनको क्या है, कहीं ना कहीं से उनको हेल्प मिलती है। अब यूट्यूब क्या है, यूट्यूब बेसिकली
वही प्लेटफॉर्म तो है जहाँ पे आप क्या, जहाँ पे आपको सारे फ्री रिसोर्सेज मिलते हैं ना, और फ्री रिसोर्सेज जो मिलते हैं उसी का आप यूज़ करते हो, ठीक है। और ऐसा कोई नहीं है जो नहीं यूज़ करते, तो यहाँ पे भी क्या है, वो ज्ञान है जो अनपेड है। क्लियर। तो फोर्थ लेवल लर्नर्स वो होते हैं, ग्रुप इंक्लूड्स इलिटरेट एंड पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आईसीटी बेस्ड मास एजुकेशन इनिशिएटिव क्या है, इंप्रूव देयर बेसिक लिटरेसी एंड अवेयरनेस। तो ये जो है, ये फोर्थ लेवल के क्या होगा, जिनको भाई ना इतने गरीब है, पढ़े लिखे भी नहीं है, और इनको क्या है, अगर हमें मेन स्ट्रीम लाइन में लाना है तो हमें इनकी एजुकेशन इंप्रूव करनी पड़ेगी। बेसिक लिटरेसी को कैसे कर सकते हैं, थ्रू थ्रू आईसीटी, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि फर्स्ट लेवल लर्नर, सेकंड, पहले तो वो हो गए जो इलीट हैं, ठीक है, हाई क्लास के हैं, और जो रिच हैं वो क्या है, अफोर्ड कर सकते हैं आईसीटी की टेक्नोलॉजी एडवांस न्यूज। सेकंड क्लास के वो हो गए जिनमें टैलेंट तो है, नॉलेज भी है, बट वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो थर्ड लेवल के हो गए वो लर्नर हो गए जो एकेडमिकली या फाइनेंशियली क्या है, वो डिसएडवांटेज है उनको, ठीक है। अब वो सी करते हैं कि भाई हमसे कहीं कहीं से लो क्वालिटी एजुकेशन में भी पढ़ लें, हम इंस्टीट्यूट्स में पढ़ लें, वहाँ से आईसीटी बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे वो उससे सीखते हैं और वहाँ से सीखते हैं, ठीक है। और वहाँ से ही क्या होता है, उनको इम्प्रूवमेंट मिलता है। फिर फोर्थ लेवल होते हैं जिनका भाई पुअर भी होते हैं और इलिटरेट भी होते हैं। अब इनके साथ बड़ी समस्या है, इनको क्या है कि लिटरेट करने के लिए आईसीटी को सिखाना पड़ेगा पहले, और आईसीटी से फिर ये सीखेंगे कि कैसे है एजुकेशन हम क्या कर सकते हैं, अपनी ग्रेस्प कर सकते हैं और अपनी लाइफ को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ लर्नर्स हो गए कि इस लेवल के लर्न करते हैं। फिर स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस ऑफ आईसीटी। तो आईसीटी की स्ट्रेंथ क्या है, इंडिविजुअलाइजेशन है, इंटरएक्टिविटी है, हम इंटरेक्ट कर सकते हो, कर सकते हो, वाइड रीच है, आप ग्लोबल लेवल पे भी जो है क्या कर सकते हो, लेक्चर्स ले सकते हो, पढ़ सकते हो, ग्लोबल इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। इफिशियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, बिल्कुल है, यूट्यूब का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ले लो, ब्लॉगिंग साइट्स का ले लो, वेबसाइट्स का ले लो, क्या है कॉस्ट इफेक्टिव भी, तो कौन सा आपके चार्ज लग रहे हैं, इफिशियंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंडिविजुअल कैसे कि भाई लर्नर सेंट्रिक है, आप सारी चीज़ें सीख सकते हो, सेल्फ पेस्ड है, अगर मेरे को 2x में सुनना है 2x में सुनूंगा, मेरे को 1x में सुनना है 1x में सुनूंगा, तो सेल्फ पेस्ड भी है। और मेरे को हो सकता है मेरे को एक महीने में ड्यूरेशन में कंप्लीट नहीं करना, हो सकता है मैं एक हफ्ते में भी कर लूँ, तो ये मेरे पे डिपेंड है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, इसकी स्ट्रेंथ हो गई। और लिमिटेशन क्या है, अब भाई हाई कॉस्ट है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो कॉस्टली चीज़ें हैं, तो अब आप क्या है, वो आईसीटी की इंफ्रास्ट्रक्चर है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटीज़ आर इंपॉर्टेंट। तो इनकी जो आईसीटी को जो बेसिकली सीखने के लिए, ठीक है, तो इनके जो इक्विपमेंट्स हैं प्रैक्टिकल करने के या उनको समझने के, तो सॉफ्टवेयर का ये क्या काफ़ी एक तो टिपिकल है, ठीक है, साथ ही साथ ये कॉस्टली भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब जैसे मेरे को कोई फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग है, वो मेरे को डिफ़िकल्ट भी है मेरे लिए सीखने के लिए, ऑल्दो मैं सीख लूँगा, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी डिफिकल्ट है। और हाई कॉस्ट कैसे है, हाई कॉस्ट ऐसे है कि अगर मेरे को उस प्रोग्रामिंग को कोई प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, या फिर मेरे को उसका प्रैक्टिकल अप्रोच देखना है, तो वो उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा महंगे आएंगे। क्लियर। फिर डिजिटल डिवाइड है, हाँ भाई रूरल में, सॉरी अर्बन एरियाज़ में काफ़ी एक्सेस है इन चीज़ों का आईसीटी का, बट रूरल एरियाज़ में क्या कोई ज़्यादा जानता है ये चीज़ें, नहीं जानता है, ठीक है। फिर एक्सेसिबिलिटी, तो एक्सेस टू रिसोर्सेज यहाँ पे कम है, किसका, डिजिटली स्किल्ड पीपल्स का, ठीक है, ये एक गैप क्रिएट करता है। फिर एक्सेसिबिलिटी इशू, भाई सबके पास एक्सेस भी नहीं है, अब सबसे जब इंटरनेट ही सब जगह नहीं है तो एक्सेस भी सब जगह नहीं होगा, ठीक है, तो वो भी एक इशू है। एवेल्यूशन एंड ट्रेनिंग चैलेंजेस, तो ये दोनों चैलेंजेस भी आपको मिलेंगे। प्रॉपर एवेल्यूशन नहीं हो पाता, भाई सीख लिया तो सीख लिया, उसके बाद आप एवेल्यूट ही नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, सेल्फ एवेल्यूएट और थ्रू अदर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, कि आप थ्रू आईसीटी कैन बी डिफिकल्ट, असेसिंग लर्नर परफॉर्मेंस थ्रू आईसीटी कैन बी डिफिकल्ट, कंटिन्यूस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स इज रिक्वायर्ड एंड रेजिस्टेंस। और टीचर्स का भी आप ये मान लो कि काफ़ी ज़्यादा उनको भी नॉलेज इतनी एनहेंस नहीं है आईसीटी में, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। ट्रांजैक्शनल डिस्टेंस कैसे हो गया, एक्सेस रेजिलेंस ऑन आईसीटी में इंक्रीज द साइकोलॉजिकल एंड कम्युनिकेशन डिस्टेंस बिटवीन टीचर एंड लर्नर, रिड्यूसिंग पर्सनल इंटरेक्ट। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा आईसीटी पे क्या करोगे, एम्फेसाइज करोगे, उस पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर हो जाओगे, तो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के इस पर निर्भर करने लगेगा आईसीटी पे, और उससे क्या होगा, उसका जो जो ग्रोथ है, जो स्किल है, जो एक प्रैक्टिकल चीज़ सीखते हो वो आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। सोशल बिहेवियर नहीं सीख पाओगे, सबसे बड़ी चीज़। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। मीडिया एंड लर्निंग कैटेगरीज, अब मीडिया एंड लर्निंग कैटेगरीज में देखो दो होती हैं, एक सिंक्रोनस मीडिया, एक एसिंक्रोनस मीडिया। अब इसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, दीज रिक्वायर्ड लर्नर्स एंड टीचर टू इंटरेक्ट एट द सेम टाइम, जिसमें टीचर्स एंड जो लर्नर है या जो स्टूडेंट है वो इंटरेक्ट करते हैं एट द सेम टाइम पे, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट्स, वर्चुअल क्लासरूम्स में हो गया। लेकिन एसिंक्रोनस में टीचर और लर्निंग का जो है वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर मैं ईमेल भेजूं तो ईमेल
हर आदमी मे भी एक साथ जाए, बट डिफरेंट लोकेशंस होंगे, डिफरेंट टाइम पीरियड्स होंगे। हो सकता है ईमेल में एक इंडिया में भेज रहा हूँ वही ईमेल और वही यूएसए में भेज रहा हूँ, तो टाइम पीरियड भी डिफरेंट, लोकेशन भी डिफरेंट, प्लेस भी डिफरेंट। तो जो लर्नर का होता है वो कंटेंट क्या है, वो डिफरेंट टाइम और डिफरेंट उस पर भी एक्सेस कर सकता है डिफरेंट प्लेसेस में। तो वो हो गया, मतलब बेसिकली इसको ऐसे समझो कि वो लाइव इंटरेक्शन नहीं होगा, वो वन टू वन इंटरेक्शन नहीं होगा, वो वन बाई इंटरेक्शन होगा। और वो थ्रू कैसे होगा, थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होगा। जैसे मैं ईमेल भेज रहा हूँ, या मेरे डिस्कशन फोरम्स हैं, ब्लॉग्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। तो इसमें क्या होगा, टाइम का भी नहीं है कंस्ट्रेन है, और प्लेसेस का भी है कि सब जगह अलग अलग जगह से भी पढ़ सकते हो, लेकिन अलग समय पे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें रियल टाइम आपका इंटरेक्शन नहीं होगा, आप इसको ऐसे समझ लो। टाइप ऑफ लर्निंग्स, अब टाइप ऑफ लर्निंग कैसी होती है, एक ई लर्निंग होगी, ब्लेंडेड लर्निंग होगी, डिस्टेंस लर्निंग होगी, सेल्फ पेस्ड लर्निंग होगी। ई लर्निंग क्या होगी, जैसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स। वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स कैसे, जैसे कि मानो आप गूगल मीट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप लाइव चैट कर रहे हो, वर्चुअल क्लासरूम से पढ़े, तो ये आपकी वर्चुअल लर्निंग हो गई, आप वहाँ से सीख रहे हो। ब्लेंडेड लर्निंग कैसे होगी, जिसमें आप फेस टू फेस क्लासरूम टीचिंग्स होती हैं ऑनलाइन में, ठीक है, और सेल्फ पेस्ड लर्निंग होती है। तो इसमें ऐसे समझो कि ऑनलाइन प्लस सेल्फ पेस्ड लर्निंग्स होती हैं, तो ये दोनों मिला के ब्लेंड हो गया, मतलब दोनों का ब्लेंड हो गया, वैसे आप सीखते हो। डिस्टेंस लर्निंग आपको पता ही है कैसी होती है, कि वर्चुअल क्लासरूम्स हो गए, ओपन लर्निंग हो गई, ठीक है, जैसे कि मैं, आप घर पे बैठे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस लर्निंग हो गई। सेल्फ पेस लर्निंग हो गई कि भाई आप अपने अकॉर्डिंग सीख रहे हो, आप अपने स्पीड से सीख रहे हो, कि आप जिस हिसाब से पढ़ते हो उस हिसाब से पढ़ रहे हो। ठीक है, अब वो चाहे ऑनलाइन कोर्सेज हो सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ सकते हो, डिजिटल अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, तो वैसे सीख सकते हो। तो ये क्या हो गया, टाइप ऑफ लर्निंग्स। कौन कौन सी हो गई टाइप ऑफ लर्निंग्स, पहला तो ई लर्निंग, ठीक है, रिकॉल करो इसको। फिर ब्लेंडेड लर्निंग, ये क्या होती है, ब्लेंडेड किसका, ब्लेंडेड ऑनलाइन प्लस सेल्फ पेस का। फिर डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग भी आपको पता है, जैसे आप वहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो। फिर हो गया आपका कौन सा, सेल्फ पेस्ड लर्निंग। ठीक है, ये तीन चीज़ें, चार चीज़ें होंगी। मेजर डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर हायर एजुकेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से आप देखना, इनमें से क्वेश्चन आते ही आता है। ठीक है, पहला है NMEICT, मतलब नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, इसको तीन को याद रखो, नेशनल मिशन एजुकेशन। ठीक है, नेशनल मिशन एजुकेशन, आईसीटी तो आपको पता ही है। अब इसी से समझ जाओ कि भाई ये क्या है, हमारे राष्ट्र का एक मिशन है, किसके लिए, एजुकेशन के लिए, किसके किसकी वजह, किसके थ्रू, आईसीटी के थ्रू। ठीक है, तो इसका क्या एम होगा, तो एजुकेशन में जो भी चीज़ें लेके आनी है, चाहे वो एक प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, उनको क्या करना है, उनको इन्हेंस करना है, ताकि उनको अच्छा अच्छा कंटेंट मिल सके। ठीक है, इंटरनेट मिल सके, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ स्कूल्स में। तो ये इसके लिए काम करती है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, मतलब आईसीटी को कुल मिला के क्या करना है, इन्हेंस करना है। ठीक है, फिर आता है आपका NPTEL, मतलब नेशनल प्रोग्राम है, एनपी का मतलब नेशनल प्रोग्राम, फिर टी से ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, मतलब टेक्नोलॉजी को इनहेंस करना है। ठीक है, उसकी लर्निंग्स बढ़ानी है, किसके लिए, लर्निंग्स के लिए। ठीक है, किसकी, टेक्नोलॉजी की। तो नेशनल प्रोग्राम किसके लिए हो गया, अब ये किसने करा होगा, तो किसी टेक इंस्टीट्यूट नहीं करा होगा, तो जिसको टेक्नोलॉजी महारत हासिल है, तो वो कौन कौन से हैं, IITs प्लस IISc बेंगलोर। ठीक है, ये ऑनलाइन, फ्री ऑनलाइन कोर्स है, इसमें आप इंजीनियरिंग, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ की क्या कर सकते हो, क्लासेस ले सकते हो, फ्री कोर्सेज हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। स्वयं क्या हो गया, स्वयं हम कई बार डिस्कस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आ गया ना, मूक मूक प्लेटफॉर्म, मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मतलब ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, मतलब आप जो है क्या कर सकते हो, कोर्सेज फ्री में ले सकते हो। ठीक है, अब ये कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन है, इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अब 4 क्वाड्रेंट कौन से हो गए, पहला क्वाड्रेंट हो गया आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, रीडिंग मटेरियल भी मिलेगा, सेल्फ असेसमेंट भी करेंगे ये लोग आपका, और डिस्कशन फोरम भी होगा। मतलब इसके 4 क्वाड्रेंट्स होंगे, मतलब आपको लेक्चर्स भी दिए जाएंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, रीडिंग मटेरियल भी दूंगा, साथ ही साथ आपका वैल्यूएशन भी करूंगा, और डिस्कशन फोरम भी होगा। फिर है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या होता है, DTH 34 DTH चैनल है, मतलब 34 डायरेक्ट टू होम चैनल्स हैं, ब्रॉडकास्टिंग है, जो 24 घंटे चलेंगे, 24/7। ठीक है, 7 days अ वीक एंड 24 ये चलेंगे। इसमें ये इसको इंक्लूड करा है क्लास 9th से 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर है, IIT पाल प्रोग्राम है। फिर NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, तो इसको कैसे याद रखोगे, NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक्सेस टू मिलियन ऑफ डिजिटल बुक्स की बात कर रहा है, तो IIT खड़गपुर हो गया। फिर NAD क्या होता है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी किसकी डिपॉजिटरी हो गई, स्टोरिंग एंड वेरीफाइंग एकेडमिक सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स, मतलब आप इसमें नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, मतलब एकेडमिक डिपॉजिटरी हो गई, मतलब आपकी मार्कशीट्स वगैरह इसमें रख लेंगे, आपके जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं वो इसमें डिपॉजिट आप कर सकते हो, आपके अवार्ड्स भी इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते हैं वो आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। ई शोध सिंधु, शोध से
क्या समझ आ रहा है आपको, मतलब रिसर्च वगैरह से रिलेटेड होगा आपका, ठीक है। तो यही होगा, देखो, प्रोवाइड एक्सेस टू थाउजेंड ऑफ इंटरनेशनल जर्नल्स एंड ई बुक्स फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। हाँ तो भाई जो इंटरनेशनल जर्नल्स पब्लिश होते हैं रिसर्च के बाद ही तो होते हैं, तो वो आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसका एक्सेस यहाँ से ले सकते हो, ई बुक्स भी यहाँ से क्या कर सकते हो आप रिसीव कर सकते हो, ठीक है। फिर वर्चुअल लैब्स क्या हो गई, ये स्टूडेंट के लिए क्या करा जाता है, ये स्टूडेंट को कंडक्ट कराया जाता है एक्सपेरिमेंट्स को, ठीक है, रिमोटली। मगर आप जैसे आप घर पे बैठे हो तो आपको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा जाएगा, ठीक है, इन अ डिसिप्लिन रिक्वायरिंग सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि भाई इस चीज़ को ऐसे करते हैं। जैसे मानो कि ब्लू लिटमस पेपर का है, सबने करा होगा, ठीक है, अपने 11वीं 12वीं क्लास में, तो ब्लू लिटमस पेपर का आपने जो भी करा हो तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पे बताई जाएगी कैसे करते हैं एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट। फिर आता है ई यंत्र। ई यंत्र क्या होता है, ये प्रमोट करता है रोबोटिक एजुकेशन को। यंत्र से आप समझ लेना किसकी बात हो रही है, रोबोटिक्स की बात हो रही है। टॉक टू अ टीचर, तो यूजेज द ए व्यू प्लेटफॉर्म टू डिलीवर वर्चुअल क्लासेस बाय आईआईटी बॉम्बे फैकल्टीज। तो इसमें क्या कर रहे हो आप, जो टॉक टू अ टीचर मतलब यहाँ पे ये एक प्लेटफॉर्म है ए व्यू करके, तो इसमें क्या है, वर्चुअल क्लासेस आपको आईआईटी बॉम्बे फैकल्टीज के द्वारा मिलेंगी। फुस्सी क्या है, FOSSEE, फुस्सी क्या है, ये प्रमोट करता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर स्काईलैब एंड पाइथन के लिए, ठीक है। ये बेसिकली एक लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, डिजिटल मतलब सॉफ्टवेयर्स के लिए। तो इसको आप क्या है, ये फ्री एंड ओपन सोर्सेज है, तो यहाँ से आप इसको सीख सकते हो। ई विद्वान क्या है, एक नेशनल डाटाबेस एंड नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है रिसर्च एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट के लिए। फिर बादल क्या है, बादल सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, क्लाउड क्लाउड ऐसे इसको ऐसे समझो, क्लाउड क्लाउड स्टोरेज। तो जितना भी डाटा सर्वर पे जाता है ना तो वो क्लाउड में ही स्टोर्ड होता है, उसको ऐसे समझो। तो क्लाउड स्टोरेज एंड होस्टिंग सर्विस फॉर एकेडमिक डाटा एंड ई कंटेंट, मतलब जितना भी डाटा स्टोर हो रहा है ना आपका इंटरनेट का, वो क्लाउड में ही हो रहा है, जो हम जिसे हम सर्वर कहते हैं, सर्वर में जगह होती है क्लाउड्स, तो वो सारी चीज़ें यहाँ स्टोर हो रही हैं। फिर एन के एन क्या होता है, कनेक्ट थ्रू connect thousands of institutions through high speed broadband and support digital and campuses, सॉरी। तो नेशनल नॉलेज नेटवर्क क्या हो गया कि इसमें क्या है कि बहुत सारे थाउजेंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस कनेक्टेड होंगे, किससे, थ्रू हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से। बेसिकली ब्रॉडबैंड है यार, है ना, जो ब्रॉडबैंड्स हैं उस ब्रॉडबैंड में जो आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन से डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या कैंपसेस हैं, वो इससे कनेक्ट होंगे। वो किसका मेन काम है, वो एन का काम है, मतलब एन ब्रॉडबैंड, एन सर्विसेज ब्रॉडबैंड। फिर कुछ अदर इनिशिएटिव्स हैं, जैसे लेखिया 2007 प्रमोट्स कंप्यूटर लिटरेसी इन इंडियन लैंग्वेजेस, एक ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। एडू सेट क्या एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, किसके लिए, रूरल टेक्नोलॉजी के लिए। फिर ई आचार्य सर्विसेज है, इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल्स हैं। तीन चीज़ें हमें यहाँ से मिल गई। लेखिया जो प्रमोट करता है कंप्यूटर लिटरेसी को, एजू सेट क्या हो गया, वो हो गया एक सैटेलाइट है, सेट लगाए ना पीछे तो इसको ऐसे ही समझ लेना, एजू सेट है मतलब रिलेटेड टू समथिंग सैटेलाइट विच इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, ठीक है। अब किसके लिए, रूरल के लिए। ई आचार्य से आपको समझ में आ रहा है कुछ टीचर से रिलेटेड होगा, इंटीग्रेटेड टू कंटेंट पोर्टल, तो इसको ऐसे याद रख लो, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम उसके सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि डिजिटल इनिशिएटिव ऑन हायर एजुकेशन। कुछ हायर एजुकेशन के जो है डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, जैसे बृहस्पति, ये ओपन सोर्स लर्निंग ई प्लेटफॉर्म है आईआईटी कानपुर का। प्राइवेट एंड स्टेट कोलैबोरेशंस आपको मिलेंगी, जो मतलब प्राइवेट कंपनीज होंगी, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट की स्टेट कंपनीज होंगी कुछ, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो आईसीटी को डेवलप करेंगे ताकि क्या हो ऑनलाइन कोर्सेज आप अच्छे से पढ़ा सको, ठीक है। वो जो भी स्टूडेंट वो सीख रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो जो स्टूडेंट है वो स्किल्स को सीखे और एम्प्लॉयमेंट उसको मिले एज पर द नॉर्म्स ऑफ द क्या सोसाइटी में जो भी चीज़ें चल रही हैं, या एज पर द नॉर्म्स ऑफ द कॉरपोरेट, ठीक है। मतलब जो भी स्किल आप सीख रहे हो वो यहाँ पे प्राइवेट और जो स्टेट कोलैबोरेशन के साथ आपको कोर्सेज सिखाएंगे, और वहाँ पे क्या होगा, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलना ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप इंडस्ट्रियल ड्रिवन क्या सीख रहे हो, स्किल्स सीख रहे हो। क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, डिजिटलाइजेशन एंड कंटेंट क्रिएशन। अरे भाई अब देखो डिजिटलाइजेशन तो हो रहा है, अब ई बुक्स जा रही हैं, हमारी हर चीज़ में डिजिटलाइजेशन हो रहा है। इतना हो रहा है कि मतलब हम जो मोड ऑफ हमारा एक्सचेंज है या मोड ऑफ हमारा पेमेंट है वो भी आजकल हमारा कैसा हो गया है, थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, है ना। अब जब ज़्यादातर पेमेंट आप किससे करते हो, क्यूआर करके स्कैन करके करते हो, ठीक है। फिर वो भी क्या हो गया, वो भी डिजिटलाइजेशन हो गया। कंटेंट अब किसका डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जो भी कंटेंट का है। तो आपको बुक्स कहाँ मिलेंगी भाई, उसका भी डिजिटलाइजेशन हो गया, तो कहाँ मिलेंगी बुक, वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे मिलेंगी। और कैसे मिलेंगी, थ्रू आईसीटीज। और प्लेटफॉर्म्स क्या होंगे, प्लेटफॉर्म्स होंगे जैसे ऐप्स में मिलेंगी आपको, आप ऐप्स पे आपको देखने को बुक मिल जाएंगी। और कहाँ मिलेंगी, और आपको मिलेंगी वेबसाइट्स में मिल जाएंगी, ठीक है। किंडल भी है,
उस पर भी आपको बुक्स मिलेंगी। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएंगी। अब देखो डिजिटल जब बुक्स आएंगी तो आप उसको आपको देखने मिलेगा कि वो जो बुक्स होंगी उसमें टेक्स्ट बेस होंगी, पिक्चर्स होंगे, वीडियोस भी इंक्लूड होंगे, विजुअलाइजेशन अच्छे होंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ओवरऑल इंटरेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, और जो लर्निंग होगी काफ़ी इंटरेक्टिव होगी, लोग एंगेज करेंगे, स्टूडेंट एंगेज करेंगे, जल्दी समझेंगे। फिर बात आती है एनिम एंड नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन आईसीटी की। अब ये क्या है, प्लान टू, ये हमने देखा ही था, प्लान टू जनरेट ऑनलाइन कोर्सेज कंटेंट फॉर यूजी पीजी एंड डॉक्टरेट लेवल विद एफर्ट अंडर वे फॉर 130 स्पेसिफिक कोर्सेज। मतलब इसके लिए काम करेंगे, 130 स्पेसिफिक कोर्सेज लेके आएंगे, किसके लिए, यूजी पीजी, ठीक है, एंड किसके लिए, डॉक्टरेट लेवल के लिए। फिर आईटी मद्रास क्या कर रहा है, वो 969 कोर्सेज लेके आ रहा है, किसके लिए, सबके लिए, इंजीनियरिंग हो गई, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ह्यूमैनिटीज़ हो गया, मैनेजमेंट हो गया। फिर होता है सीईसी, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन, असाइन टू कंटेंट ई कंटेंट फॉर 87 अंडर ग्रेजुएट एंड 77 पोस्ट ग्रेजुएट केस कोर्सेज के लिए। तो सीईसी क्या कर रहा है, वो असाइन कर रहा है कि भाई ई कंटेंट बनाओ आप, किसके लिए, ग्रेजुएट्स, 87 अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, और 77 पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्स लेके आ रहा है। तो ये भी हो गया। अब डिजिटलाइजेशन कंटेंट क्रिएशन देख लिया, अब हम बात करते हैं एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो एक्सेस की एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज है, ओईआर। तो इंडियन यूनिवर्सिटी आर मूविंग टूवर्ड द टेक्नोलॉजी इनेबल फ्री एक्सेस टू एजुकेशन। तो जो इंडियन यूनिवर्सिटी है वो किस तरफ फोकस कर रहा है, वो फ्री एक्सेस टू एजुकेशन पर फोकस कर रहा है। फिर AICT इंडेक्स, ये मैंने आपको बताया था अपने UNEP सॉरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाले लेक्चर में। तो आप मेरे को बताओगे ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, और ये किसका नेशनल कोऑर्डिनेटर है, कौन से प्रोग्राम का, ठीक है, ये चीज़ आप मेरे को किसमें बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे। फिर कंसोर्टियम सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसोर्स टू इनहेंस एक्सेस टू बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसके लिए काम करता है। फिर यूजीसी डिजिटल लाइब्रेरी जो कंसोर्टियम है, प्रोवाइड एक्सेस टू पीयर रिव्यू जर्नल्स डाटाबेस बेसिस अक्रॉस आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंसेस के लिए। फिर वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मतलब वर्चुअली आपको क्या है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। इसमें क्या होता है, इसमें ट्रेन करते हैं स्टूडेंट को न्यू टीचर लाइक साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पे। फिर ब्रॉडकास्टिंग एंड रिपोजिटरी, अब ब्रॉडकास्टिंग देखोगे तो कौन कौन सी हो रही है, ठीक है, कौन कौन कर रहा है, तो और क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं। तो जैसे हो गया ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन कौन लेके आया, वो इग्नू लेके आया, ठीक है, 2000 में। इसमें बहुत सारे आपको स्कूल यूनिवर्सिटीज़ एंड एल्स के लिए कोर्सेज एजुकेशन प्रोग्राम्स काफ़ी मिल जाएंगे। ज्ञान वाणी, वाणी से आप क्या समझोगे, ऑडियो वाले कुछ होंगे चैनल्स, तो कहाँ मिलेंगे आपको, रेडियो पे मिलेंगे। ई ज्ञान कोश, कोश मतलब समथिंग लाइक ट्रेजर, ठीक है, ट्रेजर होगा, खजाना होगा, कोश, ठीक है। तो वो कोश क्या है, कोश वो होगा बुक्स का ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये देखो लिखा है नियरली 95% इग्नू प्रिंटेड मटेरियल्स मिलेंगे। फिर सशक्त पोर्टल, सशक्त मतलब आपको एम्पावर कर रहा है, कैपेबल बना रहा है, तो यहाँ पे कुछ आपको स्किल सीखने मिलेगी। वन स्टॉप एजुकेशन प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय इग्नू और NIC in 2006 to add all new learners offering knowledge resources टेस्टिंग फैसिलिटीज एंड एग्जामिनेशन अलर्ट। तो ये आपको क्या कर रहा है, ऑफर रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। फिर ग्रेड गरुड़, ग्रेड गरुड़ क्या है, ये एकेडमिक्स एंड रिसर्च कम्युनिटीज़ को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट करता है, एंड लिंक्ड विद NKN। NKN में हमने क्या देखा था, NKN कौन सी सर्विस थी, ब्रॉडबैंड सर्विस, किसको से सारी ब्रॉडबैंड सर्विसेज से कनेक्ट हो रहे हैं, कैंपसेस, यूनिवर्सिटीज़, क्लियर। फिर श्रुति दृष्टि, श्रुति दृष्टि मतलब, श्रुति मतलब सुनना वगैरह से रिलेटेड होगा, दृष्टि मतलब देखना, तो मतलब जो सुन नहीं पा रहा और देख नहीं पा रहा उसके लिए क्या है, ये व्यू, एक क्या है स्पेशली फॉर विजुअल इम्पावर्ड एंड वुमेन एम्पावरमेंट, क्या है, ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स हैं। क्लियर हुआ, देखो जैसी नाम है ना वैसे ही आप उससे रिलेट कर लेना तो ईजी हो जाएगा। मैं ट्रिक्स और ट्रिक, अगर आप देखो चाहो तो मैं आपको क्या टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता सकता हूँ कि MCQs वगैरह कैसे सॉल्व होते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, तो मेरे को 5 कमेंट भी मिले इसी चीज़ से रिलेटेड तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको, लेकिन एग्जाम से पहले पूछ लेना, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। फिर बात करते हैं प्रिंट प्रेस एंड न्यूज़ एजेंसीज। अब ये क्या हो गए, ये हमारे कौन से हो गए, जो हमारा 4th पिलर है डेमोक्रेसी का, पता है ना, ठीक है, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये क्या है, Registrar of Newspaper for India RNI established in 1859 in New Delhi. Registration is mandatory for all newspaper and magazines. मतलब अगर मेरे को न्यूज़पेपर की अपना वो खोलना है, न्यूज़पेपर चालू करना है, तो मेरे को रजिस्टर कराना पड़ेगा। वो कहाँ पे कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, यहाँ पे जाके 1956 में ये क्या हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी, क्लियर। या कोई मैगजीन्स भी निकालनी है उसके लिए भी रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर PIB बात करते हैं, PIB तो एक नोडल एजेंसी है, ये अगर करती है PIB, ये डेसिमेट करती है, डेसिमेट मतलब फैलाती है, किस चीज़ को फैलाती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, ठीक है, एंड अचीव
एंड अचीवमेंट्स टू मीडिया, और मीडिया को भी बताती है, मतलब एक प्रेस रिलीज करती है बेसिकली ये। अगर आप पीआईबी कभी भी डालोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है और हर मिनिस्ट्री से आपको वो न्यूज़ मिलेंगे, जाके देखा करो, अच्छी वेबसाइट है गवर्नमेंट की। जितना जो भी इनिशिएटिव होगा या जो भी मतलब कोई भी मिनिस्ट्री ने कोई भी काम करा होगा, उसका एक प्रेस रिलीज जनरेट होगा, वो ऑफिशियल होगा। क्लियर? ओके। फिर बात करते हैं पब्लिक इन्फॉर्मेशन कैंपेन। पब्लिक इन्फॉर्मेशन किस लिए होता है? ये जैसे मानो कोई स्कीम आई, प्रधानमंत्री किसाई सिंचाई योजना, ठीक है। अब ये जो स्कीम होगी ना, जो भी इसके बेनिफिशियरीज होंगे, ठीक है, इसको क्या करेगी, ये टारगेट करेगी। कौन करेगी? पीआईसी, ठीक है, हेल्थ डायरेक्टली इन्फॉर्म टारगेटेड बेनिफिशियरीज। टारगेट इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है, थ्रू टारगेटेड अप्रोच। क्लियर हुआ? फिर की एजेंसीज और कौन कौन सी है हमारी? वो पीटीआई हो गया, प्रेस ट्रस्ट इंडिया हो गया, 1947 में फाउंड हुआ था। कब हुआ था? 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेट ओन्ड बाय न्यूज़पेपर प्रोवाइडेड अनबायस्ड न्यूज़। कहते हैं अनबायस्ड, लेकिन आजकल सारी बायस्ड न्यूज़ ही दिखती हैं। फिर यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, यूएनआई, ठीक है, कई बार आपको इस माई पकड़े दिख जाएंगे यूएनआई के। फिर यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड 1959, लॉन्च यूनिवर्थ हिंदी वायर सर्विसेज इन 1982 इन द फर्स्ट एवर उर्दू वेब सर्विसेज। ये फर्स्ट एवर उर्दू सर्विसेज भी हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ रूटर न्यूज़ इन इंडिया, ठीक है, रूटर न्यूज़ कहाँ की है वो मेरे को आप बताओगे। फिर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई, अ क्वाजी जुडिशरी अथॉरिटी दैट प्रिजर्व प्रेस फ्रीडम एंड मेंटेन स्टैंडर्ड प्लस रिकॉन्स्टिट्यूट एवरी 3 ईयर। बेसिकली एक ये क्या है, क्वाजी जुडिशरी बॉडी है। मतलब ये क्या करेगी ना, प्रेस के फ्रीडम को मेंटेन करके रखती है और इसके स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करके रखती है कि इस पर किसी चीज़ का दबाव ना रहे, किसका, जो भी अदर सोर्सेज, आउटर सोर्सेज हैं। तो प्रेस क्या है, फ्री एंड फ्रीडम से ही चलेगी, ठीक है। और मेंटेन क्या करेगी ये, एक मेंटेन करेगी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और ये हर तीसरे साल में कंस्टिट्यूट होती है, ठीक है। फिर नाम, न्यूज़ नेटवर्क, एन इंटरनेट बेस्ड न्यूज़ एक्सचेंज फॉर नॉन अलाइन मूवमेंट कंट्रीज़। तो नॉन अलाइन मूवमेंट कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, मेरे को बताओगे आप? सबसे पहले नाम एग्रीमेंट कौन आया था? देखो, इंडिया इसका मेन प्रोपोनेंट था, ठीक है। इंडिया ने उस टाइम पे करा था, कोल्ड वॉर के टाइम पे। हम किसी की साइड नहीं होंगे, ना तो हम यूएसए की साइड होंगे, ना ही हम किसकी साइड होंगे, रशिया की साइड, ठीक है। तो नाम में 5 कंट्रीज़ आती हैं, वो मेरे को नाम आप बताओगे। सारी चीज़ मैं बताऊंगा, थोड़ा आप भी तो इंटरेक्ट करो, कमेंट सेक्शन में करो, फिर मैं आपको बताऊंगा। मेरा काम बताने का ही है, ठीक है, ट्राई करो एक बार। फिर बात करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल एंड क्लासिफिकेशन। देखो, कंप्यूटर के फंडामेंटल थोड़े से देख लेते हैं रैपिडली, ठीक है। 1 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर नहीं रखेंगे तो आपका आईसीटी यहीं कंप्लीट हो जाएगा। फिर डेफिनेशन कंप्यूटर की आपको पता है, कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, दैट एक्सेप्ट स्टोर्स एंड लॉजिकल मैनिपुलेट्स इनपुट टू प्रोड्यूस आउटपुट बेस्ड ऑन स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन। मतलब ये कंप्यूटर हो गया, आपने कुछ इनपुट दिया, उसने कुछ 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 तो करा यहाँ पे, ठीक है, डाटा को मैनिपुलेट करा और आपको आउटपुट दे दिया जो आपको चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया। अब ये यहाँ की बात, यहाँ की बात और यहाँ की बात, तीनों चीज़ें हम क्या समझेंगे, इसमें समझेंगे फंडामेंटल्स में। तो कंप्यूटर क्या है, बेसिकली अलग अलग जनरेशन के होते हैं। जनरेशन बेसिकली हो गई कि उनका डेवलपमेंट फेज, ठीक है। जैसे आपका भी तो एक जनरेशन है ना, कैसे, जैसे एक आपकी जनरेशन, आपके पिताजी की, उनके पिताजी की, तो हर उसमें आप क्या होते हो, डेवलप होते जा रहे हो ना, आप भी तो एडवांस होते जा रहे हो। तो वैसे ही कंप्यूटर का भी जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स आए, मैग्नेटिक ड्रम्स आए, ठीक है, और मशीन लैंग्वेज का यूज़ करके मार्क 1 आ गया, ठीक है। फिर सेकंड फेज में आपने ट्रांजिस्टर का यूज़ करा, डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम करा, कोर मेमोरी लेके आईबीएम लेके आया, कौन, 1401 पे, ठीक है। ये कंप्यूटर्स हैं बेसिकली, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स का हुआ, ऐसे याद रख लेना, वैक्यूम ट्यूब्स का हुआ या ट्रांजिस्टर का हुआ। थर्ड जनरेशन में आई, कब आई, 1964-71 में। इसमें आईसीज का यूज़ होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, ठीक है। आईसीज बेसिकली बहुत छोटी सी होती हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग टाइप की होती हैं, ऐसे 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 बनी होती हैं। इसमें सर्टेन क्या होता है, ये अंदर से सेमीकंडक्टर्स की होती हैं और इसमें प्रोग्राम जो है क्या करे जाते हैं, इनकॉर्पोरेट करे जाते हैं। फिर फोर्थ जनरेशन हो गया एलएसआई वीएलएसआई डिज़ाइनिंग, ठीक है, ये इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इनका यूज़ करके क्या करते हो आप, यही सब डेवलप करते हो, ये चिप्स वगैरह, और इन्हीं की हेल्प से ही आप कंप्यूटर भी बाद में चलाते हो, ठीक है। ये बेसिकली इनबिल्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ होती हैं। आईबीएम पीसी, एप्पल मैकिंटोश, ये कंप्यूटर है फोर्थ जनरेशन है। फिर फिफ्थ, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड यूज पैरेलल प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पीच रिकॉग्निशन। तो ये सारी जो है क्या फीचर्स भी इनकॉर्पोरेट होके आने लगे किसमें, जो हमारे रिसेंट के जो कंप्यूटर्स हैं फिफ्थ जनरेशन के। तो ये कुछ जनरेशन हैं, देख लेना इनको आप, पढ़ा तो दिया मैंने। फिर क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, फंक्शन से क्लासिफिकेशन करूँ तो पहले एनालॉग होता था कंप्यूटर्स, ठीक है। एनालॉग्स मतलब जैसे कि जिसमें डाटा आप इनपुट कर रहे हो, डाटा वेरीज कंटिन्यूसली, यूज टू मेजर फिजिकल वेरिएबल्स लाइक वोल्टेज, प्रेशर एंड स्पीड्स। तो इस तरीके के होते हैं, मतलब
एनालॉग चीज़ें होती थी। बट उसके बाद कैसे होने लगी, डिजिटल डाटा फ्लोज इन डिस्क्रीट बाइनरी फ्रॉम 0 to 1। तो डाटा इसमें कैसे फ्लो होता था, 0 and 1 के फॉर्म में। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए। फिर आ गया आपके हाइब्रिड, जिसमें आप क्या होगा, एनालॉग भी होगा, स्पीड ऑफ एनालॉग विद एक्यूरेसी ऑफ डिजिटल, ऑफन यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड टास्क लाइक हॉस्पिटल आईसीयूज टू मॉनिटर पेशेंट वायरल। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स जो और टेक्नोलॉजीज आने लगी, जैसे कि मानो एमआरआई मशीन्स हैं, वो क्या है, वो एनालॉग और डिजिटल का ही वर्जन तो है, इसमें दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं। आपका लैपटॉप क्या है, आपका लैपटॉप भी हाइब्रिड ही है, उसमें आप पोर्ट्स वगैरह लगाते हो, ठीक है, टीवी से केबल्स को कनेक्ट कर लेते हो, ठीक है। हो सकता है आगे टाइम में ऐसा भी आए कि उस कंप्यूटर्स में आपके साथ जो है आपकी नर्व्स करके आपका बीपी भी रिकॉर्ड कर दे। तो ये क्या है, ये हाइब्रिड हो गया। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं इसकी साइज़ और कॉन्फ़िगरेशंस के आधार पर। तो सुपर कंप्यूटर्स जो बहुत ही मतलब ये बहुत ही इंटेंस जो है टास्क, इंटेंसिव टास्क को कंसिडर वो करते हैं, वो क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। अब जैसे कि मानो हमें मुझको वेदर का फोरकास्टिंग लेना है या न्यूक्लियर रिसर्च करनी है, तो ये बहुत ही हाईटेक कंप्यूटर्स करेंगे। मतलब ये बहुत बड़े बड़े रूम्स में लगाए जाते हैं और इन पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं, और इसमें क्या है, बहुत इमेंस लेवल पे एसीज चलते हैं, ठीक है। तो जैसे इंडिया का परम है, टाटा का एका है। अभी आप मेरे को बताओगे कि जो सबसे जो बड़ा सुपर कंप्यूटर है वो किस कंट्री का है, तो यूएसए का ही, उसका नाम बताना आप मेरे को, ठीक है। फिर मेन फ्रेम्स कौन से हो गए, लार्ज पावरफुल मल्टी यूजर सिस्टम्स हो गए, यूज इन बैंकिंग एंड रेलवेज यूजिंग टाइम शेयरिंग टेक्निक्स। फिर मिड साइड मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स हो गए, सपोर्टिंग जिसमें 4 to 200 यूजर्स होते हैं। तो ये जो कंप्यूटर होते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े पावरफुल होते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़े कम पावरफुल होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर जैसे कि हो गया पीडीपी, ठीक है, 11। फिर एक वैक्स सिस्टम होता है। ये कंप्यूटर जो सिस्टम यूज़ होते हैं ना, ये बेसिकली कॉर्पोरेट्स वगैरह में यूज़ होते हैं, लेबोरेटरीज़ में यूज़ होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होते हैं। क्लियर। फिर माइक्रो कंप्यूटर्स कौन से हो गए, वो हो गए पर्सनल कंप्यूटर, जो हमारे पीसीज होते हैं। अब ये डिज़ाइन कर जाते हैं इंडिविजुअल यूज़र के लिए बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर। आप देखते हो ना उसके माइक्रो प्रोसेसर आते हैं i3 i4 i5। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें, ये इनके जनरेशन्स हैं प्लस उनकी प्रोसेसिंग पावर को बताते हैं। जैसे जैसे एप्पल की बात करूँ तो M1 होगा, M2 M3 M4 M5, ठीक है। फिर वर्क स्टेशंस होगा, ये पावरफुल होते हैं जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग वाले काम आप कर सकते हो, ठीक है। ये लैन फॉर लैन हाई क्वालिटी लोकल एरिया नेटवर्क ये चलते हैं, ठीक है, उससे कनेक्टेड रहते हैं। अब कुछ कंपोनेंट की बात कर लेते हैं और सॉफ्टवेयर्स की बात कर लेते हैं कंप्यूटर के। तो हार्डवेयर आपको पता है सीपीयू एंड पेरिफेरल्स होते हैं। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें ये बेसिकली ब्रेन होता है, एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को, जिसमें एएलयू सीयू कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट होता है। अब जो एएलयू होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, ये क्या करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में फंक्शन करता है, लॉजिक कंपेरिजन करता है। कंट्रोल यूनिट होता है जो आपके हार्डवेयर को ऑपरेट करता है, हार्डवेयर से कोऑर्डिनेट करता है आपस में, और क्या करता है, डाटा का फ्लो करता है। और मेमोरी यूनिट्स वो होते हैं जो आपके डाटा को होल्ड करके रखता है और क्या करता है, जो आपका जो आउटपुट होता है उसको रेडी करके जो है रिजल्ट प्रेजेंट करता है। फिर पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस वो होते हैं जो आपके जो है किससे, पीसी से, पर्सनल कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि इनपुट हो गया और आउटपुट हो गया। इनपुट में कौन से हो गए आपके, कीबोर्ड माउस स्कैनर वेबकैम्स वगैरह हो गए। आउटपुट में हो गया मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर एंड प्लॉटर। फिर सॉफ्टवेयर टाइप्स होते हैं। अब सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, फॉर्मवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से हो गए, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे बने हुए, विंडो, लिनक्स, ड्राइवर्स, जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, है ना। फिर उसके बाद होता है आपका कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन जैसे आपको आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना है, वर्ड प्रोसेसर, बिलिंग सिस्टम और ये सारी चीज़ें चलानी, तो कौन से हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। फॉर्मवेयर हो गए, जो सॉफ्टवेयर परमानेंटली स्टोर्ड होते हैं आपके किस में, हार्डवेयर्स में। क्लियर। हार्डवेयर जैसे आपको माउस हो गए, ये सब स्कैनर कुछ आप जब आप इसको डालते हो तो इंस्टॉल करने पड़ती है ना कुछ चीज़ें, स्कैनर की करोगे तो इंस्टॉल करोगे ना, तो क्या फॉर्मवेयर वो आपके परमानेंट हार्डवेयर में इंस्टॉल रहते हैं, जैसे बायोएस इन रोम। ओके। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी हो गई, बहुत सारी होती हैं। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज हो गई, मशीन लैंग्वेज हो गई, असेंबली लैंग्वेज हो गई, या आ गई हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज हो गई, ठीक है, सी++, जावा, पाइथन, ठीक है। फिर कंपाइलर्स हो गए, इंटरप्रेटेटर हो गए, जो उसको कंपाइल करते हैं एंटायर प्रोग्राम को एक बार में, फिर उनको इंटरप्रेटेट करा जाता है 1 by 1। मशीन लैंग्वेज में भी 0 1 का यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें क्या, लैंग्वेज। कंप्यूटर को ऐसे समझो यार, एक आदमी है, उसमें हार्डवेयर सारा फिट है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका सॉफ्टवेयर हो गई, आपकी आत्मा, और आपकी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, जो आप लैंग्वेजेस सीखते हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके सारे फंक्शंस करते हैं। सोसाइटी भी ऐसी फंक्शन करती है, तो उसे फंक्शनलिस्ट अप्रोच माना जाता है। क्लियर। ठीक है। फिर डाटा स्टोरेज एंड मेमोरी। अब भाई ज्ञान आपने आदमी बना दिया, मनुष्य बना दिया, मशीन बना दी, आपने पार्ट्स देख लिए, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर देख लिए। अब डाटा भी तो होगा, कहाँ पे स्टोर करोगे और कैसे स्टोर करोगे। तो डाटा में आप देखोगे कि आपको एक मेमोरी हायरार्की होती है, हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो सीपीयू रजिस्टर होगा, कैशे मेमोरी होगी, मेन मेमोरी होगी, और सेकेंडरी स्टोरेज होगा, ठीक है। तो अब उसमें भी दो मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी में, कौन कौन सी,
रैम और रोम, रैम हो गई रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, जो टेम्परेरी मेमोरी होती है, क्लियर। और जो एक होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी होती है, ये मैन्युफैक्चर पर आता है। और जो रैम होती है वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें आप अपनी डाटा वगैरह स्टोर करके रखते हो, ठीक है। अब रोम में जो होता है पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम होता है। अब ई पी रोम क्या होता है, ये एक बार प्रोग्राम हो गई, ये कभी इरेज नहीं होती, ठीक है। ये दोनों इरेज हो जाती हैं लेकिन इसको आप इरेज नहीं कर पाते हो, इट इज इरेजेबल वाया अल्ट्रावायलेट लाइट्स और इरेजेबल वाया इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये फ्लैश मेमोरी होती है, क्लियर। फिर स्टोरेज का आपको पता ही है, एक हो गया, 0 1 हो गया तो ये आपका बिट होता है। फिर इसके बाद आता है आपका नेबल, ठीक है, नेबल क्या हो गया, आपकी 4 बाइट्स हो गई। फिर बाइट होता है, बाइट कितने में होता है, 8 बिट्स को बाइट कहते हैं, क्लियर। या अब जब 8 बिट्स को बाइट कहते हैं तो 1024 को आप क्या बोलोगे, बाइट्स बोलोगे। वो कितना हो गया, वो 1 KB हो गया, ठीक है। अब 1024 KB को आप क्या बोलोगे, उसको आप MB बोलोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप GB, TB, PB, EB, GB, YB, तो ऐसे करके आप, ये बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, ठीक है। फिर नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। अब नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, भाई हम कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, नेटवर्किंग हम कैसे बनाएंगे, भाई ईमेल भेजो, नेटवर्किंग बनेगी आपकी, मल्टीपल ईमेल बना दिए, ठीक है। फास्ट एंड मोर सिक्योर कन्वेंशनल मेल प्रोवाइड टाइम स्टैम्प प्रूफ एंड ईजी आर्काइव, उनके आर्काइव में आप जा सकते हो, उससे नेटवर्किंग आपकी डेवलप होगी, कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे को आपको कोई कम्युनिकेट करना है तो मैं आपको ईमेल भेज दूंगा। अब ईमेल में ईमेल आईडी लगती है, एक डोमेन नेम लगता है, यूज़र नेम लगता है, जैसे मानो कि हो गया rahul@gmail.com, है ना, या फिर @yahoo.com, @hotmail.com। तो ये क्या है, ये डोमेन्स हैं, है ना। जैसे कि एक डोमेन्स होते हैं जब आप वेबसाइट पे करते हो, जैसे मानो कि www.bablu.com, ठीक है। तो ये .com क्या होगा, ये आपका डोमेन नेम हो गया, क्लियर। अब ऐसे .in भी आ सकता है, .org भी आता है, डॉट आपका जो भी आप लगाना चाहो या जो अवेलेबल होता है वो सारे आ जाते हैं, .org आ गया, .research आ गया, तो अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्ट सबसे बढ़िया होता है .com। फिर अकाउंट, POP, IMAP, मेलिंग लिस्ट, ऑटो रिस्पॉन्डर, ब्लैक होल्स, तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए ये होती क्या है। तो देखो इनको मैं आपको एक एक करके बताता हूँ ये क्या होती है, नाम से मत घबराना। तो अब कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो उसी पे हम डिस्कस करेंगे, उसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। तो POP क्या होता है, देखो POP होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, जो आप रिसीव मेल करते हो फ्रॉम अ मेलर सर्वर, ठीक है, इसमें इंडिविजुअल क्या करता है, मेल को रिसीव करेगा किससे, सर्वर से, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पे मेल जो है उस पर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से, सर्वर से मेल आया किसी इंडिविजुअल के पास, वो उसके पास डाउनलोड हो गया और उसको आप क्या कर सकते हो, डिलीट, और वो सर्वर से डिलीट हो जाएगा, वो सर्वर पर फिर रहेगा नहीं। ये किस में होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, क्लियर हुई। मतलब इसको एक बार और समझा देता हूँ कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में क्या करते हो, क्या होता है बेसिकली कि एक इंडिविजुअल होता है, वो इंडिविजुअल के पास सर्वर से मेल आता है और सर्वर से वो मेल जब आता है तो सर्वर से डिलीट हो जाता है, वो इसके पास रहता है, यहाँ से भी डिलीट हो गया तो परमानेंटली मेल क्या है, डिलीट हो जाएगा। ये हो गया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। फिर आता है आपका IMAP। अब IMAP क्या होता है, IMAP होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब इसमें एक्सेस करते हो आप ईमेल के, किस पे, ईमेल को आप डायरेक्टली कहाँ एक्सेस करते हो, सर्वर पे। इसमें क्या हो रहा था, सर्वर पे डिलीट हो रहा आ रहा था, सर्वर पे एक्सेस करते हो। अब ईमेल जो है वो सर्वर पे ही रहता है और आप इसको डिफरेंट किस पे देख सकते हो, मल्टीपल जो है अपने डिवाइसेस से देख सकते हो, क्लियर हुआ, ओके। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन से आ रहा है उसमें आप जाके देखते हो। फिर बात आती है मेलिंग लिस्ट। अब मेलिंग लिस्ट क्या होती है, ए सिंगल ईमेल एड्रेस आप सेंड करते हो मैसेज को बहुत सारे सब्सक्राइबर को। जैसे कि मानो आपने कई बार देखा होगा कि आपके बहुत सारे, आपके पास कई कंपनियों के मेल आते रहते हैं, तो क्या करते हैं, एक सोर्स से मल्टीपल लोगों को वो मेल जनरेट कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं मेलिंग लिस्ट। फिर बात आती है रिस्पॉन्डर की। रिस्पॉन्डर क्या होता है, ऑटो रिस्पॉन्डर कर देते हो। ऑटो रिस्पॉन्ड मतलब जैसे कोई भी आपने किसी के पास मेल भेजा तो वो आपके पास ऑटो रिस्पॉन्ड मिला आ जाएगा, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन, ऐसे कर करके, ठीक है, वो ऑटो रिस्पॉन्डर हो गया। ब्लैक होल्स क्या होते हैं, ब्लैक होल होता है कि जो ईमेल एड्रेस होता है या सर्वर होता है वो एक्सेप्ट करता है आपके ईमेल को, बट नेवर उनके पास डिलीवर ही नहीं होता वो मेल। जैसे कि डिस्कार्ड या क्या होता है, स्पैम वाले ईमेल्स, ठीक है। अगर आपने देखा होगा अपनी ईमेल आईडी में तो स्पैम और डिस्कार्डेड वाले दिखेंगे, जो आपको अनवांटेड होते हैं, वो क्या होता है आपके पास डिलीवर्ड ही नहीं होगा, बट वो आप क्या होगा, मेल आप
जो ईमेल होगा ना एड्रेस और सर्वर से, वो आप एक्सेप्ट तो करते हो, बट वो आपके स्पैम या फिर उसमें चला जाता है, ट्रैश वाले में, जब आप डिलीट कर देते हो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझो कि ईमेल ब्लैक होल है ये, आपके पास आएगा ही नहीं, वो जाएगा सीधे स्पैम में चला जाएगा। क्लियर। फिर कॉन्फ्रेंसिंग, आपको पता ही है, ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। जैसे मैं भी आपके साथ क्या कर रहा हूँ, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा हूँ, मतलब ये तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेसिकली लेक्चर। उसके बाद आप जब आप चैट करोगे तो क्या होगा, सॉरी चैट बोल रहा हूँ, वीडियो कॉल करोगे तो क्या होगा, वीडियो मोड कर दी तो आपने क्या होगा, ऑडियो चलेगा, वीडियो भी खोल दी तो वीडियो ऑडियो दोनों चलेगा, तो वो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, जैसे गूगल मीट पे कर रहे हो आप। क्लियर। ओके। फिर आते हैं इंटरनेट बेसिक्स। इंटरनेट बेसिक्स में अर्पनेट पे, इस पे देखो क्वेश्चन भी आया है, अर्पनेट और एनएसएफ नेट। तो जो अर्पानेट होता है ना, अर्पानेट होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये जो नेटवर्क है अर्पनेट है, ये यूएसए ने इसको क्या कर रहा था, पॉइनिएट कर रहा था, पॉइनिएट बाय यूएसए। ठीक है, ये बेसिकली मॉडर्न इंटरनेट है, ये किसको कनेक्ट करता है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह को कनेक्ट करता है। क्लियर। ऐसे ही सेम है एनएसएफ नेट, ये भी होता है आपका नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, ये भी यूएसए का है। तो इसमें क्या, ये 1986 में जो है लॉन्च हुआ था, और ये बेसिकली अर्ली इंटरनेट है, जो पहले जो है किसको कनेक्ट, यूनिवर्सिटी को कनेक्ट और रिसर्च सेंटर्स को कनेक्ट करने के लिए काम आता था। ठीक है। फिर गवर्नेंस की बात करूँ, नो सिंगल प्रेसिडेंट गवर्न बाय ISOC, इंटरनेट सिक्योरिटी, IAB बाय आर्किटेक्चरल बोर्ड, एंड IETF मतलब इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। तो ये कुछ इंटरनेट के बेसिस हैं। आईपी एड्रेस आपको पता ही है, आप एक सबके पास यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है। ठीक है, जिसको आप 4 ऑक्टेट मतलब 32 बाइट्स में चलाते हो, नंबर रहता है रेंज इन 0.0.0 ये एक बेसिक इसकी रेंज रहती है। इसके बीच में ही आपको आईपी एड्रेस मिलता है, मतलब अगर आपको देखूँ तो आपका आईपी एड्रेस यूनिक होगा। मेरे वाला देखोगे तो मेरे डिवाइस का आईपी एड्रेस जो है वो भी यूनिक होगा। फिर नेटवर्क टाइप, ओके, व्हाट इज दिस लैन वैन WLAN, पैन, मैन, कैन, सैन एंड VPN, ये सारी चीज़ें क्या हैं। देखो, लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, जिसमें आप लोकली एरिया को कनेक्ट करते हो, जैसे आपका होम हो गया, ऑफिस हो गया। वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें क्या है, आप एक वाइड नेटवर्क है, लार्जर जोग्राफिकल एरिया है, जिसे आप इंटरनेट भी कह सकते हो, तो वो वैन का पार्ट है। WLAN क्या होता है, WLAN होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसमें क्या होता है कि एक वायरलेस वर्जन है किसका, लैन का, जिसे आप वाईफाई भी बोलते हो। ठीक है, आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करते हो। फिर पैन क्या होता है, पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क कैसे, कि जिससे आप फ्यू मीटर्स तक ही होता है, ज़्यादा इसकी रेंज नहीं होती। जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले सकते हो ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ क्या हो गया, पैन हो गया। फिर हो गया मैन। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन, इसमें नाम ही लिखा मेट्रोपॉलिटन, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या लार्ज कैंपसेस को कनेक्ट करेगा। कैन क्या हो गया, कैंपस, जो कैंपस को कनेक्ट करेगा। सैन क्या हो गया आपका, सैन हो गया स्टोरेज एरिया नेटवर्क, मतलब आप स्टोरेज डिवाइडर, एक सर्टेन एरिया हो गया कैंपस में मान लो या कहीं पे भी, तो उसमें एक सर्टेन एरिया हो गया जिसमें आप क्या करते हो, शेयर्ड स्टोरेज डिवाइसेस को शेयर करते हो हाई स्पीड नेटवर्क में। ठीक है। VPN क्या हो गया, VPN हो गया एक सिक्योर्ड इनक्रिप्टेड कनेक्शन हो गया, जहाँ पे आप इंटरनेट के ऊपर उसको चलाते हो, VPN। ठीक है। फिर इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट होता है प्राइवेट नेटवर्क फॉर किस लिए, फॉर इंटरनल एम्प्लॉयज़। एक्स्ट्रा नेट किस लिए होता है, अलाउ लिमिटेड एक्सेस टू अथॉरिटाइज आउटसाइडर्स के लिए। टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं, टोपोलॉजीज़ होती हैं कि इसको ऐसे समझो कि टोपोलॉजीज़ जो हो गई कि आप जिससे क्या है अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। बस, बस कैसी होती है बस, तो बस मानो बस टोपोलॉजी कैसी हो गई, एक डिवाइस ऐसे कनेक्ट हो गया, एक डिवाइस यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक साथ हो गया, एक सेकेंड। ठीक है, एक डिवाइस यहाँ कनेक्ट हो, एक डिवाइस यहाँ हो गया, एक डिवाइस यहाँ हो गया, तो ये सारे क्या है, ये कंप्यूटर बस के फॉर्म में कनेक्टेड है। समझ में आया बस, ओके। फिर बात करते हैं हम किस चीज़ की, स्टार की। ओके, स्टार, स्टार में कैसे हो गया, जैसे मानो एक मेन डिवाइस है, एक यहाँ कनेक्टेड हो गया, एक यहाँ कनेक्टेड हो गया, एक यहाँ कनेक्टेड हो गया, एक यहाँ कनेक्टेड, एक यहाँ कनेक्टेड, ये क्यों कैसा हो गया, स्टार। फिर बात करते हैं हम रिंग की। रिंग में कैसे कनेक्टेड हो गए, एक यहाँ कनेक्ट, एक ये, एक ऐसे कनेक्ट आपस में हो गए। अब स्टार में क्या हो गया, स्टार में एक कनेक्शन गया तो सारे उड़ जाएंगे, यही होगा स्टार में, एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड होगा। रिंग में अगर एक नोड भी खराब हुई तो बाकी सारे के कनेक्शन टूट जाएंगे। बस में क्या होगा, ठीक है, एक केबल से ही तो कनेक्टेड थे सारे, तो उसमें भी अगर एक गया, मतलब एक बैकबोन है, ऑल डिवाइसेज कनेक्टेड टू अ सिंगल मेन केबल, अगर एक केबल गई तो सब गया। ठीक है। अब कौन सा बचा हमारा, अब बचा हमारा मैश। मैश में क्या होता है, जो डिवाइसेस है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो एवरी डिवाइसेस मानो कि ऐसे एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये आपस में ही क्या है,
कनेक्टेड है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर बात करते हैं ट्री की। ट्री में कैसे हो गया, ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है, ये आपस में कनेक्टेड हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर है। ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे, ये से ये से ये से ये से ये से, तो हायरार्कियल स्ट्रक्चर हो गया। कंबाइनिंग स्टार एंड बस, स्टार और बस को दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं, और ये लार्ज नेटवर्क या इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज़रूरी होता है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम किसके, की प्रोटोकॉल्स की। की प्रोटोकॉल्स कौन से हो गए, एस टी टी पी, एफ टी पी, एस एम टी पी, टी सी पी, आई पी, एस टी एम एल, यू आर एल एंड हाँ, बस यही सारी चीज़ें हैं। तो देखो एस क्या होता है, एस होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, ये इसलिए यूज़ होता है कि हम जो वेब पेज को ट्रांसफ़र कर सकें किसके बीच में, ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में। ठीक है, एस टी पी क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसमें आप वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच में आपस में कम्युनिकेशन बिठाते हो। वेब ब्राउज़र कौन से होगा, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। ठीक है, ये आपके ब्राउज़र होगा। वेब सर्वर कौन से होगा, जो आपके सर्वर पर रहते हैं। ठीक है, सर्वर आप परचेज भी कर सकते हो, किस पे जाके परचेज करते हो, होस्टिंगर वाली वेबसाइट पे, या अलग अलग XYZ वेबसाइट है, तो वहाँ पे आप सर्वर कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट कहीं कहाँ पे इंस्टॉल होती है, वो आपके सर्वर पे इंस्टॉल होगी। क्लियर। फिर FTP क्या होता है, FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, आप अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो फाइल्स को एक नेटवर्क पे। ठीक है, SMTP क्या होता है, SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसमें सेंड कर सकते हो आप, क्या, ईमेल्स को सेंड कर सकते हो क्लाइंट को थ्रू मेल सर्वर, टू अ मेल सर्वर। ठीक है, मेल एक्सचेंज करते हो बेसिकली। TCP IP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल पैनल। एक सेकेंड, इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ। TCP IP तो आपको याद रहेगा। फिर आता है TCP IP। TCP IP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, आप इसको और क्या कह सकते हो, इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कह सकते हो। अब ये किस लिए होता है, ये बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जिसको सूट करता है और सूट ऑफ द इंटरनेट। इसमें क्या होता है, TCP इंश्योर करता है किस, सॉरी, ये मेन डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल सूट होता है। ठीक है, इसमें आप एक रिलायबल डिलीवरी करता है। ठीक है, और हैंडल करता है किस चीज़ को, एड्रेसेस एंड राउटिंग वगैरह को TCP IP हैंडल करता है। ठीक है, जिससे बेसिकली डाटा जो है ट्रांसफर हो सकता है। HTML क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है फॉर वेब पेजेस के लिए। अब तो फिर वेब पेजेस सिर्फ HTML से ही नहीं, आप पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, JSS प्लस, रिएक्ट, बहुत सब चीज़ों पे बना सकते हो। ठीक है, ये ओल्ड मेथड है। ठीक है, बट क्वेश्चंस आज भी इन्हीं पे ही आते हैं, बेसिक्स हैं इसलिए आते हैं। URL क्या होता है, एड्रेस फॉर स्पेसिफिक वेब पेज। आपने कई बार वेबसाइट पे ऊपर देखा होगा, उस पर लिख के आता होगा HTTP+/ ऐसे करके, ये सारे, ये क्या होता है, ये सारा आपका URL होगा। ये एक यूनिक होता है और फॉर स्पेसिफिक वेब डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। अब ICT पे गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी और स्पेसिस की बात कर देते हैं। E-गवर्नेंस में यूज़ कर सकते हो, जैसे जन सुविधा केंद्र हो गई। ठीक है, कटिंग रेड टेप इसको। ठीक है, मिनिमाइजिंग करप्शन, इन सब के लिए गवर्नेंस में यूज़ हो सकता है। मेलवेयर एंड वायरसेस में यूज़, मेलवेयर एज अ वायरसेस के लिए भी कर सकते हैं, जैसे वायरस प्रोग्राम दैट स्प्रेड बाय अटैचिंग टू फाइल्स टू करप्ट डाटा। ठीक है, फिर टाइप्स, बूट सेक्टर्स, इन्फेक्ट MBR, मैक्रो इन्फेक्ट्स, MS फाइल ट्रोजन्स, ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके मेलवेयर्स वगैरह हैं। रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, ये आपके मेलवेयर हैं जिससे आपकी जो है फाइल्स जो है करप्ट हो सकती है। ठीक है, इन सब चीज़ों से ही आप ICT भी आपको बचाता है। फिर इसरो हाइलाइट्स की कैसे, जैसे आप मतलब स्पेस सेक्टर में भी इन सब का यूज़ कर सकते हो, जैसे इनसेट, IRS रिसोर्स, किसका, ICT का यूज़ कर सकते हो। इनसेट हो गया। ठीक, कम्युनिकेशन TV के लिए ये क्या है, सैटेलाइट है। IRS रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए एजुसेट। GSAT-3 लॉन्च इन 2004 फॉर एजुकेशन। चंद्रयान-1 इंडियाज फर्स्ट मून मिशन। फिर बैंडविथ, कू बैंड, का बैंड, D बैंड, L बैंड, ये सारी चीज़ें भी आप क्या करोगे, कंसिडर करोगे। क्लियर हुआ, ये सारे बैंड होते हैं। अब ये बैंड में भी आप क्या करते हो, सैटेलाइट बेसिकली जाके सेटल होती हैं, और जैसे सैटेलाइट TV के लिए हो गया, हाई डेफिनेशन TV के लिए हो गया, तो अलग अलग बैंड में जाके क्या सैटेलाइट्स जो है स्टेबल हो जाती हैं। क्लियर, स्टेबल मतलब वो अपने, ये तो अपने एक्सिस पे मूव करेंगी या जियो सिंक्रोनसली मूव करेंगी। क्लियर, फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज अलग हैं, जैसे ब्लॉग हो गया। ब्लॉग क्या होते हैं, ऑनलाइन डायरी हो गई, मतलब ऐसे कि कोई वेबसाइट है तो ब्लॉग स्पॉट बनाते हो ना आप, तो सर्टेन ब्लॉग, एक सर्टेन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आप एक वेब पेज पर डाल देते हो, उसे आप ब्लॉग कहते हो। फिर कुकीज़ क्या हो गई, कुकीज़ हो गई इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड बाय ब्राउजर टू रिकॉग्नाइज रिटर्निंग यूज़र। तो कुकीज़ वो हो गई, जैसे कि आप एक वेबसाइट पे गए तो आपको परमिशन मांगता है ना कि दैट एक्सेस टू योर डाटा। ठीक है, तो वो क्या हो गई, कुकीज़ हो गई। वो क्या, वेब ब्राउजर स्टोर कर लेता है कि आप किसी वेबसाइट पे बार बार रिटर्न यूज़र हो या नहीं हो। ठीक है, फायरवॉल क्या होगा, सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर ट्रैफिक टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो फायरवॉल लगाते हो आप अपनी वेबसाइट पे सॉफ्टवेयर के थ्रू,
तो ये क्या करता है, वो उन ट्रैफिकों को क्या ब्लॉक कर देता है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस मांगते हैं आपकी वेबसाइट का। ब्लू रे क्या हो गया, ये डिजिटल ऑप्टिकल कॉम्प्लेक्स स्टोरिंग हाउस फॉर हाई डेफिनेशन वीडियोस होती हैं। ब्लू रे मतलब वीडियोस के लिए होती हैं, हाई क्वालिटी वीडियोस के लिए। अगर आप इनका मतलब वीडियो अपना प्ले करोगे तो बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, उसे कहते हो आप ब्लू रे। तो क्लियर हुआ, इतनी सारी चीज़ें, बेसिक्स आईसीटी के बारे में, थोड़ा बहुत गवर्नेंस देखा, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। ठीक है, तो ये सारा आपका था आईसीटी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। सो गाइज बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे। क्विक रिवीजन करो, एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, कोई प्रेशर मत करो। और एक चीज़ और मेरे को आपको बतानी है, अगर आपको सोशियोलॉजी का पूरा एक रैपिड रिवीजन चाहिए, ठीक है, लेकिन वो मेरे को आप कल शाम तक बताना, तो मैं आपको उसका एक रैपिड रिवीजन ला दूंगा। हम कुछ 3 से 4 घंटे में उसका पूरा सोशियोलॉजी का रिवीजन करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे जो जो आते हैं, ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा उनको। वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोलना। 3 4 चीज़ें मैंने आपसे पूछी कमेंट सेक्शन में, वो मेरे को आप बता देना, या मेरे को टेलीग्राम चैनल पे आप बता देना। ठीक है, उसमें भी आप इमोजी, आप उसको वहाँ पे जाके क्विजेस भी सॉल्व कर सकते हो थ्रू। ठीक है, वहाँ पे आप सर्टेन इमोजीज यूज़ करके उसका आंसर्स भी दे सकते हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो यार एक दूसरों को, थोड़ा मेरे को भी मोटिवेशन मिले, है ना। सो गाइज हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।